कार्पेट रीअरेंजमेंट हमने डिस्कस किया है और कार्पेट रीअरेंजमेंट के लिए जैसा कि हमने ड्राइविंग फोर्स डिस्कस किया कि इसमें लेस स्टेबल कार्पेट जो है वो रीअरेंजमेंट के थ्रू कन्वर्ट होता है मोर स्टेबल कार्पेट रीअरेंजमेंट में ही एक प्रोसेस में और डिस्कस कर रहा हूँ, आप ध्यान देना। और इसमें हम बात करेंगे रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन थ्रू कार्पेट रीअरेंजमेंट। ध्यान दें। So now we are discussing about ring expansion and ring contraction through carpet rearrangement. देखो, अगर हम carpet rearrangement के थ्रू ring expansion या ring contraction की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक पॉइंट आता है कि ring expansion या ring contraction क्या है, और अगर हम carpet rearrangement के थ्रू ring contraction या expansion की बात कर रहे हैं, तो ड्राइविंग फोर्स क्या है। देखो, जहां तक बात ड्राइविंग फोर्स की है, तो उसमें तो हम बात कर सकते हैं कि ड्राइविंग फोर्स कार्पेट रीअरेंजमेंट में एक ही है, गेन इन स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, रिंग एक्सपेंशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, नंबर ऑफ एटम्स रिंग में इंक्रीज हो जाए, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन में अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स रिंग में डिक्रीज होने की बात करेंगे। अब पॉइंट अगर ये आ रहा है कि रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन कार्पेट के थ्रू है, कार्पेट रीअरेंजमेंट के थ्रू है, तो ड्राइविंग फोर्स तो डेफिनेटली एक ही होगा, गेन इन स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले हमें ये समझना होगा कि रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन में स्टेबिलिटी गेन होगा कैसे। रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन में स्टेबिलिटी गेन कैसे होगा, पहले हमें ये समझना होगा। फिर हम बात करेंगे कि रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा कैसे। तो पहले तो मैं बात कर रहा हूं व्हाई, और फिर हम बात करेंगे हाउ। तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि व्हाई रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट हाउ इट विल टेक प्लेस। तो अब आप ध्यान देना, रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू स्टेबिलिटी गेन कैसे होता है, इस बात को समझने के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। आप ध्यान देना, इसके लिए हम बात कर रहे हैं बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी की। देखो, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी की अगर बात की जाए तो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी इज टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। इसमें हम साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेन के बेसिस पर स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। आप ध्यान देना, इसमें मैं बात कर रहा हूं साइक्लिक कंपाउंड्स में साइक्लोएल्केन्स, और साइक्लोएल्केन्स में मैं कंपाउंड यहां पर ले रहा हूं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेप्टेन। अब आप ध्यान देना, देखो इन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को बेयर ने एक्सप्लेन किया स्ट्रेन के थ्रू, दैट इज बेयर स्ट्रेन थ्योरी। अब आप देखो, बेयर ने इन कंपाउंड्स को पहले तो थ्योरेटिकली स्टडी किया। देखो, अगर थ्योरेटिकली स्टडी करने की बात की जाए तो बेयर ने इन कंपाउंड्स को एक रेगुलर पॉलीगॉन्स की तरह ट्रीट किया। रेगुलर पॉलीगॉन्स मतलब साइक्लोप्रोपेन वाज ट्रीटेड लाइक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइक्लोप्रोपेन को उसने ये माना थ्योरेटिकली कि ये एक ट्रायंगल जैसा है, रेगुलर पॉलीगॉन्स की तरह इनको कंसिडर किया। और देखो, रेगुलर पॉलीगॉन्स के बेसिस पर अगर बात की जाए तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। ये बात समझ में आ रही है। अब एक बात सोचिए, क्योंकि बेयर ने थ्योरेटिकली इन कंपाउंड्स को रेगुलर पॉलीगॉन्स की तरह ट्रीट किया, तो उसके बेसिस पर जो वो एंगल एक्सपेक्ट कर रहा था, देखो इन कंपाउंड्स में जो वो एंगल एक्सपेक्ट किया उसने, वो एंगल एक्सपेक्ट किया साइक्लोप्रोपेन की अगर बात की जाए तो देखो, साइक्लोप्रोपेन को अगर एक ट्रायंगल की तरह ट्रीट किया जाए, साइक्लोप्रोपेन को अगर एक ट्रायंगल की तरह ट्रीट किया जाए, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन में जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है, ध्यान देना, साइक्लोप्रोपेन में जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है
वो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। अगर मैं मैथमेटिक्स अप्लाई करूं तो रेगुलर पॉलीगॉन्स के बेसिस पर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द बॉन्ड एंगल शुड बी, द एंगल शुड बी 60 डिग्री। तो ध्यान देना, इन मॉलिक्यूल्स में अगर एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो देखो, बेयर ने साइक्लोप्रोपेन में जो एंगल एक्सपेक्ट किया था वो एंगल एक्सपेक्ट किया था 60 डिग्री। साइक्लोब्यूटेन की अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू स्क्वायर शेप द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। पेंटागन की अगर बात की जाए तो कितना एंगल एक्सपेक्टेड होगा इसमें? अगर मैं पेंटागन की बात करूं, साइक्लोपेंटेन को एक रेगुलर पॉलीगॉन की तरह अगर ट्रीट किया जाए, इसको अगर पेंटागन की तरह ट्रीट किया जाए तो एंगल कितना आना चाहिए इसमें, 108 डिग्री। तो इस केस में जो एंगल होना चाहिए दैट शुड बी 108 डिग्री। इस केस में अगर बात की जाए तो इट शुड बी 120 डिग्री। और अगर बात की जाए हेप्टागन की तो यहां पर एंगल होना चाहिए अप्रॉक्स 127.5 डिग्री। ठीक है, मैं इसको अप्रॉक्स 128 डिग्री लिख देता हूं। यहां पर अगर बात की जाए तो एंगल शुड बी अप्रॉक्स 128 डिग्री। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या बात क्लियर हो रही है? देखो, इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल जो है वो अप्रॉक्स 120 डिग्री है, 128 डिग्री है। देखो, ये तो बात हो गई एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल की, जो उसने एक्सपेक्ट किया है। अगर इन कंपाउंड्स को रेगुलर पॉलीगॉन की तरह ट्रीट किया जाए, अगर साइक्लोप्रोपेन को एक ट्राइंगल की तरह ट्रीट किया जाए तो जो एंगल हमें मिलना चाहिए दैट शुड बी 60 डिग्री, इट शुड बी 90 डिग्री, 108 डिग्री, 120 डिग्री एंड इट शुड बी अप्रॉक्स 128 डिग्री। लेकिन अगर हम इस पर, ये तो बात हो गई हमने इस पर मैथमेटिक्स अप्लाई की, लेकिन अगर इन कंपाउंड्स पर केमिस्ट्री अप्लाई की जाए तो फिर तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, सिंस ऑल द कंपाउंड्स आर साइक्लोएल्केन्स इन विच carbon atoms are sp3 hybridized and according to sp3 hybridization the bond angle should be 109 degree 28 minute। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? हम ये कह सकते हैं भी ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स की बात हो गई, लेकिन अगर हम यहाँ पर रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल की बात करें तो हमारे लिए तो कंपाउंड साइक्लोएल्केन्स हैं, और साइक्लोएल्केन्स में क्योंकि जो कार्बन एटम्स हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए दैट शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल है, ध्यान देना, अगर रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन the bond angle in all the alkenes whatever is the number of carbon, whether is it cyclopropane with 3 carbon, cyclobutane with 4 carbon, cyclopentane with 5 carbon, whatever is the number of carbon, according to hybridization if it is sp3 the required bond angle is 109 degree 28 minute। तो इस केस में हम कह सकते हैं फिर तो सभी में जो एंगल रिक्वायर्ड है वो एंगल रिक्वायर्ड है 109 डिग्री 28 मिनट। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर हम बात करें कि एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल, तो इन कंपाउंड्स को, अगर इन कंपाउंड्स के शेप्स अगर रेगुलर पॉलीगॉन्स की तरह इनको ट्रीट किया जाए, इनके शेप्स को अगर लाइक रेगुलर पॉलीगॉन्स अगर हम कंसिडर करें तो फिर तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इन कंपाउंड्स में ये एंगल्स होने चाहिए। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, साइक्लोएल्केन कंपाउंड के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट है। तो ऐसे में देखो, ऐसे में बेयर ने ये एक्सपेक्ट किया कि फिर तो इन कंपाउंड्स में से सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड जो होना चाहिए दैट शुड बी साइक्लोपेंटेन। मेरा पॉइंट समझना, इस कंडीशन में इन दो एंगल्स के बेसिस पर बेयर ये मानकर चल रहे थे कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होना चाहिए दैट शुड बी साइक्लोपेंटेन। किस बेसिस पर उन्होंने ये सोचा? इस बेसिस पर ये सोचा देखो कि साइक्लोपेंटेन में जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है और इन कंपाउंड्स में जो रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल है उसमें गैप, उसमें डिफरेंस बहुत कम है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, अगर मैं एंगल डेविएशन की बात करूं तो सबसे कम एंगल डेविएशन कहां पर आ रहा है? साइक्लोपेंटेन में आ रहा है, क्योंकि यहां पर एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल 108 डिग्री है और रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। तो यहां डिफरेंस सबसे कम है। बाकी में अगर बात करोगे तो डिफरेंस रिक्वायर्ड एंगल
और एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल में ज़्यादा है, और ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि अगर रिक्वायर्ड एंगल और एग्जिस्टिंग एंगल में अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस इन एंगल विल क्रिएट स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल एंड दैट इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन, एंड स्ट्रेन इंड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल विल अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. हायर द स्ट्रेन लेस विल बी द स्टेबिलिटी. ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कि स्ट्रेन अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी. और स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो एंगल स्ट्रेन ये डिपेंड करेगा डेविएशन इन बॉन्ड एंगल, मतलब जो एंगल हमें हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है और जितना एंगल मॉलिक्यूल में एग्जिस्टिंग है, उन दोनों में अगर डिफरेंस होगा, हमें अगर मॉलिक्यूल में एंगल रिक्वायर्ड एंगल से कम या ज्यादा मिलेगा तो दोनों ही केस में स्ट्रेन आएगा. और स्ट्रेन अगर आएगा तो फिर तो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी कम होगी. भाई इसको आप ऐसा समझ लो, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो इस केस में जो एंगल रिक्वायर्ड है वो एंगल रिक्वायर्ड है 109 डिग्री 28 मिनट. अगर हमें इससे एंगल कम मिला तो हमेशा यहां पर एक फोर्स ऐसा काम करेगा जो इसे पुश करेगा 109 डिग्री 28 मिनट के लिए. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ये स्ट्रेन है, दिस इज स्ट्रेन. और ये प्रॉब्लम दोनों केस में होगी, चाहे एंगल हमें 109 डिग्री 28 मिनट से कम मिले चाहे ज्यादा मिले. अगर एंगल ज्यादा मिलेगा तब भी वो स्ट्रेन काम करेगा. क्लियर हो रही बात? ये तो यही स्ट्रेन है जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है. अब कितना स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी ये डिपेंड करेगा डेविएशन इन बॉन्ड एंगल. देखो अगर डेविएशन कम है तो इस फोर्स की इंटेंसिटी भी कम होगी, लेकिन अगर डेविएशन ज्यादा हुआ तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? स्ट्रेन ज्यादा होगा, और स्ट्रेन अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा अफेक्ट होगी. तो इस केस में हम कह सकते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल और रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो सबसे कम डिफरेंस कहां पर हमें मिल रहा है? साइक्लोपेंटेन में. तो बेयर ये एक्सपेक्ट कर रहा था, बेयर ने ये एक्सपेक्ट किया कि सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड जो होना चाहिए वो साइक्लोपेंटेन होना चाहिए. लेकिन अब स्टेटमेंट पर ध्यान देना, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब उसने इन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को चेक किया तो एक्सपेक्ट तो उसने ही किया था कि सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड जो है वो साइक्लोपेंटेन होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड जो उसे मिला वो मिला साइक्लोहेक्सेन. इट वाज नॉट साइक्लोपेंटेन, इट वाज प्रैक्टिकली साइक्लोहेक्सेन दैट वाज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड अमंग दीज ऑल. सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा मिला उसे? साइक्लोहेक्सेन मिला. क्योंकि ये तो हमने बात की है एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल की, ये हमने बात की है रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल की, और अगर बात की जाए एक्चुअल बॉन्ड एंगल जो एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एंगल इन कंपाउंड्स में हमें मिला, तो ध्यान देना जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल मिला वो अगर बात की जाए तो इट वाज साइक्लोहेक्सेन. ध्यान देना, it was cyclohexane in which the actual bond angle was 109 degree 28 minute. साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड हमें ऐसा मिला एक्सपेरिमेंटली, बेयर को साइक्लोहेक्सेन ऐसा कंपाउंड मिला जिसमें बॉन्ड एंगल जो उसे मिला वो एक्चुअल एंगल रिक्वायर्ड एंगल के इक्वल था. जबकि अदर कंपाउंड्स में अगर बात की जाए तो इन नन ऑफ द कंपाउंड द एंगल वाज अकॉर्डिंग टू और सिमिलर टू द रिक्वायर्ड एंगल. बाकी किसी में भी जो एंगल था वो 109 डिग्री 28 मिनट नहीं था. केवल साइक्लोहेक्सेन हमें इन कंपाउंड्स में से ऐसा कंपाउंड मिला जिसमें एंगल एक्चुअल एंगल जो था वो रिक्वायर्ड एंगल के इक्वल मिला. और अब आप सोचिए, अगर एक्चुअल एंगल रिक्वायर्ड एंगल के इक्वल है तो फिर तो हम कह सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन इज द ओनली कंपाउंड अमंग दीज ऑल इन विच एंगल स्ट्रेन इज जीरो. इस केस में आप कह सकते हैं क्योंकि एंगल में डेविएशन जीरो है तो एंगल स्ट्रेन जीरो हो गया. और इसी बेसिस पर हमने बात की कि इन सब कंपाउंड में बेयर को जो प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड मिला वो कौन सा मिला? साइक्लोहेक्सेन. और इसी बेसिस पर उसने कहा कि अगर इन कंपाउंड्स में टोटल स्ट्रेन को कंपेयर किया जाए, देखो टोटल स्ट्रेन में आप याद करें हमने पहले भी डिस्कस किया है, देखो स्ट्रेन में अगर हम बात करें तो टोटल स्ट्रेन में वी कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन: एंगल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन और एक होता है टॉर्शनल स्ट्रेन. टॉर्शनल स्ट्रेन होता है, टॉर्शनल स्ट्रेन की अगर बात की जाए तो टॉर्शनल स्ट्रेन का रीजन क्या है? इट इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन से जो स्ट्रेन इंड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन. स्टेरिक स्ट्रेन की अगर बात की जाए तो एटम्स के बीच में जो रिपल्शन होता है उससे जो स्ट्रेन इंड्यूस होता है उसको स्टेरिक स्ट्रेन कहते हैं.
और एंगल स्ट्रेन मैंने आपको बताया इट इज ड्यू टू डेविएशन इन बॉन्ड एंगल। तो ध्यान देना, जब बेयर ने इन सारे कंपाउंड्स में स्ट्रेन को कंपेयर किया तो ध्यान देना टोटल स्ट्रेन को जब उसने कंपेयर किया, टोटल स्ट्रेन में हम बात करते हैं स्टेरिक स्ट्रेन प्लस टॉर्शनल स्ट्रेन प्लस एंगल स्ट्रेन, और इन टोटल स्ट्रेन को जब उसने कंपेयर किया तो इट वाज साइक्लोहेक्सेन इन विच स्ट्रेन वाज मिनिमम। इस केस में जो उसे स्ट्रेन मिला वो मिनिमम मिला, यहां पर जो स्ट्रेन मिला वो मिनिमम मिला, जबकि लोअर मेंबर्स में अगर बात की जाए तो लोअर मेंबर्स में जैसे जैसे कार्बन डिक्रीज होता जाएगा स्ट्रेन इंक्रीज होता जाएगा। इन मेंबर्स में अगर बात की जाए तो इनमें जो स्ट्रेन मिला वो नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होने के साथ साथ स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, और ये प्रॉब्लम हायर कंपाउंड्स में भी थी। साइक्लोहेक्सेन से हायर मेंबर की अगर बात की जाए तो इसमें भी यहां पर स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। तो जब बेयर ने इन कंपाउंड्स को प्रैक्टिकली स्टडी किया तो प्रैक्टिकली जो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड मिला वो साइक्लोहेक्सेन मिला, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में जो टोटल स्ट्रेन था वो मिनिमम था। लोअर मेंबर्स में भी स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है और हायर मेंबर्स में भी स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, और इस बेसिस पर आप सोचिए, इन स्ट्रेन के बेसिस पर, इस स्ट्रेन कंपैरिजन के बेसिस पर अगर इन कंपाउंड्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन किया जाए तो ध्यान देना इन कंपाउंड्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन हमें क्या ऑर्डर मिलेगा। तो देखो स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन इज द कंपाउंड इन विच स्ट्रेन इज मिनिमम, सो दिस कंपाउंड विल बी मोस्ट स्टेबल अमंग दीज ऑल। और क्योंकि लोअर मेंबर्स में स्ट्रेन अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना कम हो जाएगी, तो लोअर मेंबर्स में हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी इज डिक्रीजिंग। और इसी तरह से क्योंकि हायर मेंबर में भी 6 मेंबर से ज्यादा, मतलब साइक्लोहेक्सेन से ज्यादा अगर कार्बन है तो हायर मेंबर में भी स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, और स्ट्रेन अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहां भी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम बात करते हैं कि इन कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड जो हमें मिलता है वो प्रैक्टिकली हमें साइक्लोहेक्सेन मिलता है। लोअर मेंबर्स में भी स्टेबिलिटी कम हो रही है और हायर मेंबर्स में भी स्टेबिलिटी कम हो रही है। ये बात समझ में आ रही है? अब ऐसे में आप सोचिए, देखो ये तो बात हो गई इनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन, बेयर स्ट्रेन थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूं, रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों होना चाहिए, ड्राइविंग फोर्स क्या है। देखो एक बात तो पक्का है कि अगर रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन में कार्पेटाइन रीअरेंजमेंट के थ्रू डिस्कस कर रहा हूं तो कार्पेटाइन रीअरेंजमेंट के थ्रू अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए ड्राइविंग फोर्स तो पक्का एक ही है, स्टेबिलिटी गेन। कैसे, जरा इस बात को समझते हैं। अब एक बात सोचिए, अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स 5 है, मतलब एक 5 मेंबर रिंग की हम बात कर रहे हैं, रिंग में अगर नंबर ऑफ एटम्स 5 हैं, और ऐसे में आप सोचिए अगर 5 मेंबर रिंग को एक चांस दिया जाए 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होने का, मेरा पॉइंट समझना, अगर 5 मेंबर रिंग को एक चांस दिया जाए 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होने का, बोलो कन्वर्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे भाई बोलिए, 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर रिंग। एंड व्हाई इज इट मोर स्टेबल? इट इज ड्यू टू लेस स्ट्रेन। 6 मेंबर रिंग में जो स्ट्रेन है वो 5 मेंबर रिंग से कम है। स्ट्रेन अगर कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो डेफिनेटली 5 मेंबर रिंग विल हैव टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर रिंग। और आप सोचिए अगर 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होती है तो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड रिंग एक्सपेंशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिंग एक्सपेंशन कहेंगे। और ठीक इसी तरह से क्या मैं कह सकता हूं, 4 मेंबर रिंग में टेंडेंसी होगी 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होने की, 4 मेंबर रिंग में टेंडेंसी होगी 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होने की, 5 मेंबर रिंग में टेंडेंसी होगी 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होने की। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या 6 मेंबर रिंग में टेंडेंसी होगी 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होने की? आंसर है नो। ध्यान देना, 6 मेंबर रिंग में 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी नहीं होगी, क्योंकि 7 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग से लेस स्टेबल है, क्योंकि इसमें भी स्ट्रेन ज्यादा है। हाँ, इवन आप ये कह सकते हैं कि 6 मेंबर रिंग 7 मेंबर रिंग में तो नहीं, बट 7 मेंबर रिंग की टेंडेंसी होगी 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होने की। इवन 7 मेंबर रिंग विल हैव टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर रिंग, बिकॉज 6 मेंबर रिंग इज आल्सो मोर स्टेबल देन 7 मेंबर रिंग। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और ऐसे में आप सोचिए अगर 7 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होती है
तो दिस प्रोसेस कैन बी कॉल्ड रिंग कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहां पर रिंग में नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा तो क्यों होगा और रिंग एक्सपेंशन होगा तो क्यों होगा। कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन का रीजन एक ही है, स्टेबिलिटी गेन। और वो स्टेबिलिटी गेन कैसे हो रहा है, वो स्टेबिलिटी गेन किसके थ्रू हो रहा है, रिलीफ इन स्ट्रेन, स्ट्रेन कम होने की वजह से। और कौन सी रिंग किस में कन्वर्ट होना चाहिए ये समझ में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं 7 मेंबर रिंग में टेंडेंसी होगी 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होने की, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जो 6 मेंबर रिंग से लोअर मेंबर्स हैं, जो 6 मेंबर रिंग से लोअर मेंबर्स हैं, उनमें टेंडेंसी होगी रिंग एक्सपेंशन की। 4 मेंबर रिंग में टेंडेंसी होगी 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होने की, 5 मेंबर रिंग में टेंडेंसी होगी 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होने की। दैट विल बी कॉल्ड रिंग एक्सपेंशन प्रोसेस। तो पहले तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन होना क्यों चाहिए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है, रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों होना चाहिए, क्या ये समझ में आया क्या। तो रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का रीजन है स्टेबिलिटी गेन, एंड दैट इज स्टेबिलिटी गेन थ्रू रिलीफ इन स्ट्रेन, स्ट्रेन रिलीफ के थ्रू। ये बात समझ में आ गई। ये तो बात होगी देखो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन क्यों होना चाहिए। अब कैसे होगा, तो दैट विल बी थ्रू कार्बेट रीअरेंजमेंट, उसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको देना चाह रहा हूं साइक्लोहेक्सेन से रिलेटेड। साइक्लोहेक्सेन से रिलेटेड छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको देना चाह रहा हूं। देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको माइंड में होना चाहिए, बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्योंकि 2005 से पहले अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो उसमें ये पार्ट था, लेकिन बाद में इसको एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता करके बहुत छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। और मैं बात कर रहा हूं कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आप ध्यान देना। कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब सुनिए इस बात को। देखो साइक्लोहेक्सेन की अगर बात की जाए तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि साइक्लोहेक्सेन इज द कंपाउंड इन विच द बॉन्ड एंगल इज एक्चुअल बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर साइक्लोहेक्सेन में एक्चुअल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, तो फिर एक बात तो कंफर्म है कि इसका मतलब साइक्लोहेक्सेन में जो रिंग है वो प्लेनर तो नहीं हो सकती। क्योंकि देखो अगर ये रिंग प्लेनर होती, अगर ये रिंग एग्जैक्टली प्लेनर होती, तो फिर तो डेफिनेटली इसमें जो हमें एंगल मिलता वो एक रेगुलर पॉलीगॉन, एक हेक्सागन के अकॉर्डिंग 120 डिग्री मिलना चाहिए था। लेकिन अगर हमें एंगल 109 डिग्री 28 मिनट मिला है, इसका मतलब एक बात तो पक्का है कि साइक्लोहेक्सेन में जो रिंग है वो प्लेनर नहीं है। और ये बात सही है। अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो इट्स रिंग इज नॉट प्लेनर। साइक्लोहेक्सेन का जो मेनली एग्जिस्टेंस होता है वो होता है चेयर फॉर्म में। साइक्लोहेक्सेन का जो मेनली एग्जिस्टेंस होता है वो चेयर फॉर्म में होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो साइक्लोहेक्सेन की अगर बात की जाए तो साइक्लोहेक्सेन का एक्चुअली जो मेनली जो एग्जिस्टेंस होता है वो मेनली एग्जिस्टेंस इस तरह से होता है। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ध्यान देना, 6 कार्बन एटम्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 6 कार्बन एटम्स में 1 2 3 4 5 एंड 6। ये अगर बात की जाए तो दिस इज चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म है, ये शेप है ऐसा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है, मैं आपको बताता हूं। देखो ये शेप है देखो साइक्लोहेक्सेन का, ये समझ में आ रहा है, ये चेयर फॉर्म है। पॉइंट क्लियर। अब देखो साइक्लोहेक्सेन की अगर बात की जाए तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर साइक्लोहेक्सेन में एक्चुअल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है तो पक्का रिंग प्लेनर तो नहीं हो सकती। क्योंकि अगर रिंग प्लेनर होती तो फिर तो रेगुलर पॉलीगॉन के अकॉर्डिंग मैं उसे हेक्सागन कंसीडर करता, और हेक्सागन कंसीडर करने के अकॉर्डिंग जो एंगल उसमें हमें मिलना चाहिए था
फिर तो वो एंगल हमें कितना मिलना चाहिए था, 120 डिग्री मिलना चाहिए था। लेकिन अगर एक्चुअल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, मतलब ये पक्का है कि साइक्लोहेक्सेन रिंग प्लेनर नहीं हो सकती और होती भी नहीं है। साइक्लोहेक्सेन रिंग का जो मेनली एग्जिस्टेंस हमें मिलता है, जो शेप हमें मिलता है, वो मेनली हमें मिलता है चेयर फॉर्म में। लेकिन आप ध्यान देना, दिस इज नॉट द ओनली फॉर्म फॉर साइक्लोहेक्सेन। इसके अलावा हमें साइक्लोहेक्सेन के और भी फॉर्म्स मिलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे along with this chair form there are 3 more forms for cyclohexane, in which one is half chair form, other is twisted boat form, and third one is boat form. Overall we have 4 forms of cyclohexane: chair form, half chair form, twisted boat form and boat form. और ध्यान देना ये हमें कैसे मिलते हैं, ध्यान दो। देखो ये यहाँ पर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है, जिसमें से इसे मैंने C1 कार्बन कंसिडर किया है और इसे मैंने C4 कार्बन कंसिडर किया है। दिस इज C1 एंड दिस इज C4। ध्यान देना, थोड़ा सा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को अगर आप रिकॉल करें, आपने 11th पे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ा है, अगर आप कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को रिकॉल करें तो क्या मैं कह सकता हूं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू फ्री रोटेशन। होता है ऐसा, जब अगर मैं दो एटम्स में फ्री रोटेशन की बात करूं, सपोज 2 atoms are bonded through each other and if there is rotation is free between these 2 atoms, तो ऐसे में आप याद करो, हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि अगर 2 एटम्स में रोटेशन अगर हम फ्री कंसिडर कर रहे हैं तो एक एटम को हम स्टेशनरी मानते हुए उसके रिस्पेक्ट में सेकेंड एटम का हम मूवमेंट लेते हैं। ऐसे ही होता है ना। देखो जैसे अगर मैं इथेन मॉलिक्यूल की बात करूं तो इथेन में 2 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड थ्रू सिंगल बॉन्ड। जैसे ये इथेन मॉलिक्यूल है जिसके 2 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। अब इसमें हम कहते हैं कि अगर एक कार्बन को स्टेशनरी मान लिया जाए तो उसके रिस्पेक्ट में हमें दूसरे कार्बन का रोटेशन फ्री मिलता है। ये तो फ्री रोटेशन की कंडीशन आती है ना। तो फ्री रोटेशन में क्या होता है, देखो एक बॉन्ड के अबाउट अगर हम फ्री रोटेशन की बात करें, 2 एटम्स से अगर हम फ्री रोटेशन की बात करें तो आउट ऑफ 2 एटम्स एनी वन एटम इज कंसिडर्ड टू बी स्टेशनरी और उसके रिस्पेक्ट में हम सेकेंड एटम का मूवमेंट लेते हैं इस तरह से। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक ऐसे ही अगर बात की जाए साइक्लोहेक्सेन की, तो साइक्लोहेक्सेन में आप ध्यान देना C4 एंड C1 ये जो 2 ऑपोजिट कार्बन एटम्स है, डायगोनली ऑपोजिट कार्बन एटम्स है, इनमें से अगर मैं C4 कार्बन को स्टेशनरी कंसिडर करूं तो उसके रिस्पेक्ट में हमें C1 कार्बन में मूवमेंट मिलता है। ध्यान देना, C4 कार्बन को अगर मैं स्टेशनरी कंसिडर करूं तो उसके रिस्पेक्ट में हमें C1 कार्बन में मूवमेंट मिलता है। वो C1 कार्बन इस तरह से मूव करता है और इसी मूवमेंट की वजह से हमें साइक्लोहेक्सेन के डिफरेंट फॉर्म्स मिलते हैं और उन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स को हम कहते हैं कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हमें मिल रहे हैं वो किसकी वजह से मिल रहे हैं, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू अनदर। C4 के रिस्पेक्ट में C1 का मूवमेंट या C1 के रिस्पेक्ट में C4 का मूवमेंट अगर हम कंसिडर करें तो ये मूवमेंट हमें मिलता है, प्रैक्टिकली हमें मूवमेंट मिलता है और इसी वजह से हमें साइक्लोहेक्सेन के डिफरेंट फॉर्म्स मिलते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है। अब मैं ऐसा करता हूं, C4 कार्बन को स्टेशनरी कंसिडर कर रहा हूं तो ध्यान देना जैसे ही C1 में मूवमेंट होगा, इस मूवमेंट से हमें ये C1 कार्बन इस तरह से अपवर्ड मूव कर रहा है। समझना इस बात को, यहां पर ये C1 कार्बन का हमें इस तरह से मूवमेंट मिल रहा है। हमने यहां पर C4 कार्बन को स्टेशनरी मान लिया है, तो जैसे ये कार्बन अप साइड में मूव करेगा ऐसे, ये कंडीशन हमें ऐसे मिलती है। ध्यान देना, जैसे ही मूवमेंट होगा ये चेयर फॉर्म कन्वर्ट होता है हाफ चेयर फॉर्म में और ये मूवमेंट कंटिन्यू रहता है, ये मूवमेंट कंटिन्यू रहता है और फाइनली जब ये इस फॉर्म में आता है तो इट इज लाइक बोट फॉर्म। समझना, देखो शेप आपको बिल्कुल बोट जैसा दिख रहा होगा। तो ये बोट फॉर्म है, ये हाफ चेयर फॉर्म है और ये चेयर फॉर्म है। लेकिन हाफ, देखो चेयर फॉर्म से तो पहले आ जाएगा हाफ चेयर में, हाफ चेयर के बाद में मैंने आपको इस शेप में बताया कि बोट फॉर्म है। लेकिन आप ध्यान देना, इस हाफ चेयर और इस बोट फॉर्म के बीच में भी हमें एक फॉर्म और मिलता है और वो मिलता है ट्विस्टेड बोट फॉर्म। क्योंकि जब ये कार्बन का मूवमेंट होगा तो ध्यान देना ये कार्बन इस तरह से कंटिन्यूसली मूव करेगा, चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म। और जब ये मूवमेंट जब कंटिन्यू रहता है तो देखो ऐसा नहीं होता है कि ये कार्बन सीधे सीधे ऊपर आ जाएगा। ध्यान देना, ऐसा नहीं होता है कि मूवमेंट स्ट्रेट इस तरह से रहेगा। नो, एक्चुअली इस स्ट्रेट मूवमेंट में क्या होता है, शार्प एंगल में चेंज आता है और अगर एंगल में शार्प चेंज आएगा तो स्ट्रेन इतना ज्यादा हो जाता है कि हो सकता है कि मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम हो जाए। इसीलिए आप ध्यान देना, ये जो यहां पर मूवमेंट होता है वो शार्प मूवमेंट ऐसा ना होकर के, ध्यान देना स्ट्रेट मूवमेंट ना होकर के
ये इस तरह से थोड़ा सा घूमते हुए कार्बन ऊपर आता है, ध्यान देना, ये थोड़ा सा ऐसे घूमते हुए हल्का सा ऐसे कर्व शेप में, इस तरह से स्ट्रेट ना आकर के ये मूवमेंट ऐसा होता है। और ध्यान देना, अगर ये मूवमेंट ऐसा है, अगर ये स्ट्रेट नहीं है, अगर ये मूवमेंट ऐसा है, तो फिर तो यहां पर एक स्टेज में ऐसी कह सकता हूं जिसमें अगर आप देखेंगे तो इट इज लाइक ट्विस्टेड बोट फॉर्म, और फाइनली जब ये मूव करके कार्बन यहां आ जाएगा तो ये बोट फॉर्म बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो बोट फॉर्म और इस हाफ चेयर फॉर्म के बीच में भी एक फॉर्म हमें मिलता है, एंड दैट इज ट्विस्टेड बोट फॉर्म, और फाइनली बोट फॉर्म। मैं रिपीट करता हूं, देखो ये तो है चेयर फॉर्म। अब मैं C1 कार्बन का मूवमेंट ले रहा हूं, जैसे ही C1 कार्बन इस तरह से मूव करना स्टार्ट होगा, C4 के रिस्पेक्ट में हमें हाफ चेयर मिलेगा, फिर हमें मिलेगा ट्विस्टेड बोट फॉर्म, और फिर फाइनली बोट फॉर्म। और ध्यान देना, ऐसा नहीं कि बोट फॉर्म के आने के बाद में बस मूवमेंट रुक जाएगा, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। और अब क्या होगा, अब इन दोनों कार्बन में से C1 और C4 दोनों कार्बन में से फिर कोई एक कार्बन डाउन जाना स्टार्ट करेगा। अब जरा ध्यान देना, मान लेते हैं C1 कार्बन ही अगर डाउन जाएगा तो देखो बोट फॉर्म से वही घूमते हुए ट्विस्टेड बोट फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, ट्विस्टेड बोट, बोट फॉर्म। और अगर C1 के रिस्पेक्ट में मैं C4 का मूवमेंट कंसिडर करता हूं तो क्या होगा, देखो अगर C1 के रिस्पेक्ट में C4 का मूवमेंट कंसिडर किया तो ध्यान देना, बोट फॉर्म, ट्विस्टेड बोट फॉर्म, हाफ चेयर, चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, ट्विस्टेड बोट, बोट फॉर्म, ट्विस्टेड बोट, हाफ चेयर, चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, ट्विस्टेड बोट, बोट फॉर्म, ट्विस्टेड बोट, हाफ चेयर, चेयर फॉर्म। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ये प्रोसेस इस तरह से कंटिन्यूसली चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड रिंग फ्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन। इसी को ही साइक्लोहेक्सेन में रिंग फ्लिपिंग नेम दिया जाता है। और इस रिंग फ्लिपिंग में हम कह सकते हैं 4 फॉर्म्स बन रहे हैं। वो 4 फॉर्म्स कौन से बन रहे हैं? एक तो हमारे पास है ये चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, ट्विस्टेड बोट, बोट फॉर्म। इसके रिस्पेक्ट में बात करूं, ट्विस्टेड बोट, हाफ चेयर, ट्विस्टेड बोट, पहले तो बोट फॉर्म, ट्विस्टेड बोट, हाफ चेयर, चेयर फॉर्म। तो ये जो रिंग फ्लिप होती है, इस रिंग फ्लिपिंग के थ्रू हमें 4 फॉर्म्स मिलते हैं, और इन्हीं 4 फॉर्म्स को हमने बोला है कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आप ध्यान देना, तो इस केस में देखो, जब ये C1 कार्बन इस तरह से मूव करना स्टार्ट करेगा तो इस मूवमेंट में जो हमें नेक्स्ट फॉर्म मिलता है, वो नेक्स्ट फॉर्म हमें ये मिलता है, जिसमें दिस इज C1 कार्बन 2 3 4 5 6, और ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। और इसमें जो नेक्स्ट फॉर्म हमें मिलता है वो नेक्स्ट फॉर्म हमें ये मिलता है। दिस इज ट्विस्टेड बोट फॉर्म, और फाइनली ट्विस्टेड बोट फॉर्म से हमें मिलता है बोट फॉर्म। क्या बात क्लियर हुई? So these are 4 different forms of cyclohexane. This is chair form. This is called half chair form. This is twisted boat form. And this is boat form. तो ये cyclohexane के 4 different forms, जिसे हम कह सकते हैं these are conformers of cyclohexane, since these are formed due to movement of one atom with respect to second atom, like in conformers of compounds. क्या बात क्लियर हो रही है? और एक पॉइंट और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, देखो इन 4 फॉर्म्स का अगर स्टेबिलिटी कंपैरिजन किया जाए, ध्यान देना, हालांकि देखो डिटेल में अगर हम जाएं तो इनका जो स्टेबिलिटी कंपैरिजन होता है वो 3 स्ट्रेन्स के बेसिस पर होता है, एंगल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन। बिल्कुल इस बात को डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सकता है कि किसमें स्ट्रेन ज्यादा है, किसमें स्ट्रेन कम है, एंगल स्ट्रेन कहां पर ज्यादा है, कहां पर किसमें स्ट्रेन नहीं है, कहां पर स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा है, कहां पर स्टेरिक स्ट्रेन कम है, कहां पर टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा है, टॉर्शनल स्ट्रेन कम है। ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन इतना डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि
कि साइक्लोहेक्सेन के 4 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, जो 4 फॉर्म्स मैंने आपको बताया, और इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऑर्डर आप डायरेक्टली याद रख लें। हालांकि दैट ऑर्डर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन्स, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा उसमें डिटेल में ना जा करके शॉर्ट में बता रहा हूँ जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, इनकी अगर आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो इन 4 फॉर्म्स में सबसे ज्यादा स्टेबल जो फॉर्म हमें मिलता है वो मिलता है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म अमंग दीज ऑल। इसके बाद में फिर हमें मिलता है ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म, देन इट इज बोर्ड फॉर्म, एंड देन इट इज हाफ चेयर फॉर्म। दिस इज ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज 4 कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म, फिर ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म, फिर बोर्ड फॉर्म, और फिर हाफ चेयर फॉर्म। इसका मतलब एक बात तो पक्का है कि सबसे, अगर ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, मतलब सबसे कम स्ट्रेन हमें कहां मिलेगा, चेयर फॉर्म में मिलेगा, और सबसे ज्यादा स्ट्रेन हमें कहां मिलेगा, हाफ चेयर फॉर्म में मिलेगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ये सेकेंड पॉइंट। एक तो 4 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं वो आइडिया हमें होना चाहिए। सेकेंड, हमें इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। और एक थर्ड पॉइंट मैं आपको बताता हूं जिस पर बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेंस में कुछ साल पहले पूछा गया था, और वो क्वेश्चन तो आप बिल्कुल कंसेप्चुअली आप कर सकते हैं। अच्छा, बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल। क्या लगता है इन 4 फॉर्म्स में से कौन सी फॉर्म यहां पर कायरल होगी? कायरल समझ रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेट करें, याद करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने डिस्कस किया है कायरल मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट हैव पीओएस एंड सीओएस। जरा सोचकर बताओ इन 4 फॉर्म्स में से किस फॉर्म में सीओएस एंड पीओएस एब्सेंट है? क्या लगता है विच फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल? ध्यान देना, मैं आपको बताता हूं। देखो अगर बात की जाए चेयर फॉर्म की, ये चेयर फॉर्म है, क्या मैं कह सकता हूं इस चेयर फॉर्म में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जरा ध्यान देना, यहां से इसको कट करो बीच में से, ऐसे अगर आप इसे कट करेंगे, समझ में आ रहा है? इस तरह से अगर आप इसे कट करेंगे तो आपको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। और अगर इसमें पीओएस प्रेजेंट है तो जिसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो तो ए कायरल होगा। चलिए बात करते हैं हाफ चेयर फॉर्म की। क्या मैं कह सकता हूं इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बस यहां से कट कर दो तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर तो ये भी ए कायरल। अगर बात की जाए बोर्ड फॉर्म की तो बोर्ड फॉर्म में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। इवन इसमें तो आप कह सकते हैं 2 तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। एक तो आप इसे इस तरह से कट कर सकते हैं बीच में से, तो ये पार्ट इस पार्ट का मिरर इमेज हो जाएगा। दूसरा आप इसे ऐसे भी कट कर सकते हैं, तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल जाएगी इस तरह से। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं अगर बात की जाए ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म की तो ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म में सीओएस एंड पीओएस एब्सेंट है। और अगर ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म में सीओएस एंड पीओएस एब्सेंट है तो फिर तो हम कह सकते हैं अमंग दीज 4 फॉर्म्स ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म इज कायरल। सारी बात समझ में? तो यहां पर अगर बात की जाए तो इस केस में ये जो फॉर्म है दिस इज कायरल फॉर्म, जबकि इस फॉर्म की अगर बात की जाए तो इट इज ए कायरल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड these are also achiral, same reason due to presence of plane of symmetry। इसमें भी plane of symmetry present है और इसमें भी plane of symmetry present है, तो ये भी achiral है। क्या बात समझ में आ गई? तो twisted board form is the chiral form of cyclohexane। ये थोड़ा सा मैंने आपको cyclohexane से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस किया, कुछ पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं, और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन की। अब आप ध्यान देना, देखो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन क्यों होना चाहिए उसका रीजन तो मैंने आपको दिया, स्टेबिलिटी गेन। कैसे होगा जरा इसकी बात करते हैं, ध्यान देना। चलिए बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन की।
देखो मान लेते हैं एक रिएक्शन में अगर ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, देखो किसी रिएक्शन में अगर ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है तो यहां पर हम बात कर सकते हैं इट इज 5 मेंबर रिंग, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 5 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल है 6 मेंबर रिंग, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट 5 मेंबर रिंग विल हैव टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर रिंग, एंड if 5 member ring is converted into 6 member ring, the process will be called ring expansion. कैसे हो सकता है जरा ध्यान देना, यहां पर आप कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कार्पेट रीअरेंजमेंट का। आप याद करें कार्पेट रीअरेंजमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक बार आपको उसको रिकॉल करा देता हूं, ध्यान देना। मान लेते हैं इस कार्बेटाइन में रीअरेंजमेंट प्रोसेस हो रहा है, जिसमें हम मान लेते हैं कि मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है। तो याद करें हमने ऐसा डिस्कस किया, देखो ऐसा हमने डिस्कस किया कि इस केस में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को तो नंबर 1 मार्क किया जाए और एडजेसेंट कार्बन को नंबर 2 मार्क किया जाए। अगर ओवरऑल कार्बेटाइन रीअरेंजमेंट में अगर मैं नेट चेंज की बात करूं तो याद करें नेट चेंज क्या होता है। देखो नेट चेंज ये होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो 1 से 2 पर आ जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो 1 से 2 पर, और ये जो मिथाइल यूनिट है वो 2 से कहां चली जाएगी, 1 पर चली जाएगी। इसका मतलब हमें करना क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को तो उठा करके 1 से 2 पर लाना है, और ध्यान देना इस CH3 यूनिट का बॉन्ड, इस बॉन्ड को उठा करके मुझे 2 से कहां पर ले जाना है, 1 पर ले जाना है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं आपको चेंज करके बताता हूं। देखो इस केस में चेंज क्या आएगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज तो यहां से शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और CH3 यूनिट जो भी यूनिट माइग्रेट होगी बॉन्ड के साथ में माइग्रेट होगी, तो बस आपको करना क्या है, इस बॉन्ड को उठा करके 1 पर लाना है। इसका मतलब ये बॉन्ड यहां से हटाया जाए, और अब इस बॉन्ड को उठा करके अगर आप C2 से C1 पर ले जाएंगे, मतलब ये इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखो मिथाइल ग्रुप तो यहां से माइग्रेट होकर 1 पर चली गई और पॉजिटिव चार्ज 1 से 2 पर आया। ये तो कार्बेटाइन रीअरेंजमेंट में हम चेंज की बात करते हैं ना। अब आप ध्यान देना, बिल्कुल ऐसा ही चेंज में इस केटाइन में भी अप्लाई कर रहा हूं। सुनिए इस बात को कैसे। देखो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को तो मैं यहां पर नंबर 1 मार्क कर रहा हूं और एडजेसेंट कार्बन को नंबर 2 मार्क कर रहा हूं। अब आप देखो मुझे करना क्या है, कार्बेटाइन रीअरेंजमेंट में मुझे क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज को तो 1 से 2 पर शिफ्ट करना है और 2 से यूनिट को 1 पर शिफ्ट करना है। ध्यान देना, देखो अब मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज को तो 1 से 2 पर लाऊंगा और 2 से एक यूनिट को माइग्रेट करूंगा 1 के लिए। जब मैं C2 कार्बन से एक यूनिट को माइग्रेट करूंगा C1 के लिए, तो ध्यान देना मेरे पास 2 चॉइस यहां पर होंगी। 2 चॉइस में क्या है, देखो C2 कार्बन की अगर बात की जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट ऑन C2 कार्बन। व्हिच 2 यूनिट्स? वन ऑफ द यूनिट इज हाइड्रोजन एंड द सेकंड यूनिट इज CH2 यूनिट। तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो H का माइग्रेशन हो या फिर CH2 का माइग्रेशन हो। ऐसा करते हैं, दोनों केस ले लेते हैं। अब आप ध्यान देना, केस ए, और अगर केस ए में H का माइग्रेशन होता है, केस ए में अगर H का माइग्रेशन होता है तो ये H, इस H का बॉन्ड मुझे उठा करके C1 पर लाना है और पॉजिटिव चार्ज को मैं C2 पर लेकर आऊंगा। बात समझ में आ रही है? और अब आप ध्यान देना, ध्यान देना, देखो पॉजिटिव चार्ज को तो 1 से 2 पर ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, इस 1 से C2 पर पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर कर रहा हूं, और इस H को मैं बॉन्ड के साथ में C1 पर लेकर आ रहा हूं, तो ये H बॉन्ड के साथ में C1 पर आ जाएगा। ये समझ में आया? दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इन कार्बेटाइन रीअरेंजमेंट फॉर दिस मॉलिक्यूल। सेकेंड पॉसिबिलिटी की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, अब सेकेंड पॉसिबिलिटी में हमारे पास क्या कंडीशन है, तो सेकेंड में मुझे क्या करना है, H की जगह CH2 यूनिट को ट्रांसफर करना है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? H की जगह मुझे क्या करना है, CH2 यूनिट को ट्रांसफर करना है और पॉजिटिव चार्ज को C1 से C2 पर लाना है। अब जरा देखो,
अभी मेरे पास ये कार्बोकेटायन है, अब मैं इसमें चेंज अप्लाई करके बता रहा हूं। आप ध्यान देना, चेंज क्या करना है, हमें यहां पर C1 कार्बन से पॉजिटिव चार्ज को तो C2 पर लेकर आना है। तो ध्यान देना, इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां से हटा करके C2 कार्बन पर ट्रांसफर कर रहा हूं। तो पॉजिटिव चार्ज को तो मैंने यहां पर ट्रांसफर कर दिया है C2 पर, राइट। और क्या करना है, C2 कार्बन से इस CH2 यूनिट का बॉन्ड उठा करके C1 पर लाना है। जैसे ये बॉन्ड मैं उठा करके C1 पर लेकर जा रहा हूं, तो इस बॉन्ड को उठा करके मैं C1 पर लेकर गया, बिल्कुल वैसे ही CH2 के इस बॉन्ड को उठाकर C1 पर लेकर जाना है। तो ध्यान देना, मैं यहां पर CH2 के इस बॉन्ड को उठा रहा हूं यहां से, और इस बॉन्ड को मैं शिफ्ट कर रहा हूं, इस बॉन्ड को मैंने उठाया यहां से और इसे मैंने शिफ्ट कर दिया C1 पर। क्या समझ में आई है? तो पॉजिटिव चार्ज तो 1 से 2 पर, और CH2 यूनिट 2 से माइग्रेट होकर कहां चली गई, C1 पर चली गई। और अब आप ध्यान देना, दोनों ही रीअरेंजमेंट प्रोसेस को अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो ध्यान देना, इस केस में अगर आप देखेंगे तो रिंग इज स्टिल 5 मेंबर, रिंग में अभी भी 5 एटम्स हैं। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दिस कार्बोकेटायन इज नाउ more stable than this carbocation. How is it more stable? Although there is no change in ring, but there is change in hyperconjugation. क्या मैं कह सकता हूँ, इस कार्बोकेटायन में अगर आप देखेंगे तो there is only one alpha hydrogen for hyperconjugation. But now in this कार्बोकेटायन 2 plus 2 plus 3, 7 alpha hydrogens are present for hyperconjugation. So this कार्बोकेटायन is now more stable than this कार्बोकेटायन. But in this case ring is unchanged. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पर एक तो ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी में अगर आप देखेंगे, जहां पर CH2 यूनिट के माइग्रेशन की हमने बात की है, आप ध्यान देना, इस केस में अगर आप देखेंगे तो नाउ देयर इज चेंज इन रिंग इटसेल्फ। अगर आप रिंग में नंबर ऑफ एटम्स चेक करें तो 1 2 3 4 5 6, नाउ रिंग इज 6 मेंबर। अगर आप देखेंगे तो अब ये रिंग हमारे पास 6 मेंबर रिंग बन चुकी है। और क्या मैं कह सकता हूं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो 5 मेंबर रिंग अगर 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हुई है, तो दिस प्रोसेस कैन बी कॉल्ड रिंग एक्सपेंशन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिंग एक्सपेंशन प्रोसेस। और क्या मैं कह सकता हूं, रिंग एक्सपेंशन में स्ट्रेन गेट्स रिलीज्ड, स्ट्रेन कम हो जाएगा क्योंकि 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर रिंग। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर बात की जाए तो एक तो हम कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रेन रिलीज हुआ है, स्ट्रेन यहां पर डिक्रीज हुआ है, और दूसरा आप ध्यान देना, यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी इंक्रीज हुए हैं, 2 plus 2. Now this cation will be stabilized by hyperconjugation with 4 alpha hydrogens. क्या मैं कह सकता हूं, यहां पर दो तरह से स्टेबिलिटी गेन हुआ है, एक तो रिलीफ इन स्ट्रेन और दूसरा हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर दिस कार्बोकेटायन टू गेट कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बाय कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट. और इन दो पॉसिबिलिटीज में अगर बात की जाए तो देखो, पॉसिबिलिटी ए के अकॉर्डिंग तो हमें ये कार्बोकेटायन मिला जिसमें रिंग में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, बट हाँ स्टेबिलिटी गेन हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू. और केस बी की अगर बात की जाए तो केस बी में यहां पर रिंग एक्सपेंशन हुआ है, रिंग में चेंज हुआ है, नाउ रिंग इज 6 मेंबर्ड, सो देयर इज रिलीफ इन स्ट्रेन एंड आल्सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन. तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं. अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से प्रेफर क्या होगा, अगर हमें ये पूछा जाए कि इन दोनों में से प्रेफर क्या होगा, क्या लगता है आपको, दोनों में से क्या प्रेफरेंस, हम किसको प्रेफरेंस दें? आप ध्यान देना, रिंग एक्सपेंशन विल बी प्रेफर्ड, ये यहां पर प्रेफर होगा. अब मैं एक पॉइंट यहां पर आपको बताना चाहूंगा, आप याद करें कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में डिफरेंट यूनिट्स के अगर हम माइग्रेट होने की टेंडेंसी की बात करें, डिफरेंट यूनिट के अगर माइग्रेट होने की टेंडेंसी की बात करें तो याद करें हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, H के माइग्रेट होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है. उसके बाद में आता है फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल ग्रुप के बाद में आता है अल्काइल ग्रुप. तो ध्यान देना, अगर मैं केस ए की बात करूं तो यहां पर H का माइग्रेशन हो रहा है, और केस बी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर CH2 यूनिट का माइग्रेशन हो रहा है, और CH2 यूनिट का माइग्रेशन इज लाइक माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप. और अगर मैं उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग बात करूं तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो H के माइग्रेट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी अल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में. तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग बात की जाए तो फिर तो इसमें केस ए प्रेफर्ड होना चाहिए. लेकिन एक बात ध्यान देना, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ऑर्डर, जो ऑर्डर मैंने आपको बताया था यूनिट के माइग्रेट होने की टेंडेंसी का, H, फिनाइल और अल्काइल, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ऑर्डर रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन विल बी प्रेफर्ड.
हम उस ऑर्डर को अवॉइड करते हुए अगर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी है तो पहले एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन में जो स्टेबिलिटी गेन हो रहा है दैट इज अ शार्प स्टेबिलिटी गेन एंड इट इज थ्रू स्ट्रेन। देखो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर इंक्रीज हुआ वो तो ठीक है, मेन यहां पर जो स्टेबिलिटी गेन हो रहा है वो रिलीफ इन स्ट्रेन। और याद करो स्ट्रेन डिक्रीज होकर स्टेबिलिटी गेन तो साइक्लिक मॉलिक्यूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तभी तो आप याद करें एक केस मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, डांसिंग रेजोनेंस वाला केस, जहां पर हम कहते हैं कि डांसिंग रेजोनेंस वाला मॉलिक्यूल इवन रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल से भी ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल में स्ट्रेन रिलीफ होता है। तो देखो साइक्लिक मॉलिक्यूल में स्ट्रेन रिलीफ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स है जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को शार्प इंक्रीज करता है। और आप सोचिए अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो अल्टीमेटली रीअरेंजमेंट का रीजन तो स्टेबिलिटी गेन ही है ना। तो रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन में क्योंकि शार्प स्टेबिलिटी गेन होता है, इसलिए हम बात करते हैं कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी ऑफ द यूनिट्स फॉर माइग्रेशन, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन विल ऑलवेज बी प्रेफर्ड। क्या बात समझ में आ रही है? तो रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को हम प्रेफरेंस देंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ए के कंपैरिजन में यहां पर प्रेफरेंस बी को बी को दिया जाएगा। और इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया रिंग एक्सपेंशन प्रोसेस। आया समझ में ये? सो दिस इज हाउ रिंग एक्सपेंशन इज ऑब्जर्व्ड थ्रू कार्पेट एंड रीअरेंजमेंट। क्लियर बात ये? अब मैं बात कर रहा हूं रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल, ध्यान देना इस पर। देखो रिंग कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात की जाए, एग्जांपल से क्लियर करता हूं। मान लेते हैं एक 7 मेंबर रिंग हमारे पास किसी रिएक्शन में कार्बेटाइन में बनी है। सपोज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बेटाइन in a reaction in which the ring is 7 membered. ये एक कार्बेटाइन किसी रिएक्शन में अगर बना जिसमें अगर आप चेक करेंगे तो रिंग 7 मेंबर्ड है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 membered ring is even more stable than 7 membered ring, so 7 membered ring will have tendency to get converted into 6 membered ring. And how is it possible through carpetan rearrangement? So let us apply the concept of carpetan rearrangement in this carpetan. बिल्कुल आपको सेम कंसेप्ट यहां पर अप्लाई करना है, सेम चेंज आपको अप्लाई करना है। क्या करेंगे देखो, देखो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को नंबर 1 और एडजेसेंट कार्बन को नंबर 2 मार्क किया गया। अब चेंज क्या करना होता है, तो हम ही कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज तो रीअरेंजमेंट में 1 से 2 पर आ जाएगा और 2 से इस CH2 यूनिट को माइग्रेट करेंगे 1 के लिए। मतलब वही करना है, इस बॉन्ड को उठा करके मुझे 2 से 1 पर लेकर जाना है। मैं आपको चेंज अप्लाई करके बताता हूं। देखो ये C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन है, हमें पॉजिटिव चार्ज को, हमें इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से उठा करके लेकर आना है 1 पर। तो पॉजिटिव चार्ज तो आ जाएगा 1 पर, ध्यान देना पॉजिटिव चार्ज तो कहां आ जाएगा 1 पर आ जाएगा। और अब इस पॉजिटिव चार्ज को तो मैं ला रहा हूं C1 से C2 पर, ये C2 कार्बन है, मैं 2 यहां लिख देता हूं। और इस C2 कार्बन से इस CH2 यूनिट के बॉन्ड को उठाकर मुझे C1 पर लेकर जाना है। मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो ये बॉन्ड यहां से हटेगा और ये जो CH2 यूनिट है, ये जो CH2 यूनिट है वो 2 से कहां चली जाएगी 1 पर, इस तरह से। और अब अगर आप ध्यान दें तो इस रीअरेंजमेंट प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो जो 7 मेंबर रिंग हमारे पास थी उसमें से एक कार्बन रिंग से आउट हो चुका है। ये कार्बन अब रिंग से आउट है। नाउ द रिंग इज 6 मेंबर्ड। अगर इसको इस कार्बेटाइन की अगर बात की जाए तो इस कार्बेटाइन को मैं इस शेप में लिख रहा हूं, in which now ring is 6 membered, and this process can be called
रिंग कॉन्ट्रैक्शन, इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। क्या बात समझ में आ रही है? और क्या मैं कह सकता हूं, अगेन देयर इज गेन इन स्टेबिलिटी थ्रू रिलीफ इन स्ट्रेन, क्योंकि 7 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग में स्ट्रेन कम होगा, स्ट्रेन अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये प्रोसेस है रिंग कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। अच्छा बताओ, इस रिंग कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में जो हमें कार्पेटैन मिला, इज इट फाइनली स्टेबलाइज्ड कार्पेटैन और फर्दर स्टेबिलिटी गेन इज पॉसिबल? क्या ये फाइनली स्टेबलाइज्ड कार्पेटैन है या इसमें फर्दर स्टेबिलिटी गेन हो सकता है? क्योंकि आप याद करो, रीअरेंजमेंट कैन बी फॉर n टाइम्स प्रोवाइडेड दैट इन ईच शिफ्टिंग स्टेबिलिटी गेन इज ऑब्जर्व्ड। तो आप ध्यान देना, अगर मैं बात करूं तो अब इस रिंग में फर्दर तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 6 मेंबर रिंग में ना तो 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होगी, ना 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होगी, तो रिंग में तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं, यहां पर फर्दर स्टेबिलिटी गेन पॉसिबल है थ्रू हाइड्राइड शिफ्ट। जरा देखो, अगर इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को नंबर 1 और एडजेसेंट कार्बन को नंबर 2 मार्क किया जाए, तो ये फर्दर स्टेबिलिटी गेन हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज तो 1 से 2 पर आ जाए और 2 से H चला जाए 1 पर। हाइड्राइड शिफ्ट, तो फिर तो आप ध्यान देना, इस केस में अगर बात की जाए तो ये जो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट है, इस 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा, रिंग इज स्टिल 6 मेंबर्ड, रिंग में कोई चेंज नहीं है। और अब आप ध्यान देना, ये H अगर यहां पर आ जाए तो ये CH2 से हो जाएगा CH3, नाउ इट इज CH3 और पॉजिटिव चार्ज 1 से 2 पर, सो नाउ दिस कार्बन विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। और अब अगर आप ध्यान दें तो दिस कार्पेटैन इज हैविंग ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। इन दिस केस देयर इज ओनली 1 अल्फा फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, while in this carpetane 2 plus 2 plus 3, now 7 alpha hydrogens are available for hyperconjugation. So this carpetane is now more stable than this carpetane. इसका मतलब समझ में आ रहा है? देखो, किसी भी रिएक्शन में अगर इस कार्पेटैन का फॉर्मेशन हुआ तो पहले इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, 6 मेंबर रिंग में कैटायन कन्वर्ट होगा और फर्दर 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट से जो फाइनली स्टेबलाइज्ड कार्पेटैन आपको मिलेगा वो ये कार्पेटैन मिलेगा। अब इसमें फर्दर कोई स्टेबिलिटी गेन नहीं हो सकता, तो इसके बाद में अब जो भी न्यूक्लियोफाइल मिक्सचर में प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियोफाइल इस कार्पेटैन से रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम कार्पेटैन रीअरेंजमेंट कंसीडर करके फाइनली जो हमें स्टेबलाइज्ड कार्पेटैन मिलेगा उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट की हम बात करेंगे। क्लियर बात ये? सो दिस इज अबाउट रिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिंग एक्सपेंशन। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के जो जनरल पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ओवरऑल मैंने 4 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए। एक तो रिएक्शन का आरडीएस एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड दैट वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव कार्पेटैन। दूसरा मैंने डिस्कस किया था स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से हमने रिएक्शन को रिलेट किया था। थर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया मार्कोनिकॉफ रूल, जिसमें हम बात करते हैं प्रेफर्ड साइट ऑफ अटैक फॉर इलेक्ट्रोफाइल, और फोर्थ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कार्पेटैन रीअरेंजमेंट। तो जनरल पॉइंट्स हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के डिस्कस कर लिए। अब आगे मुझे डिस्कस करना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स, तो वो हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स को डिस्कस करते टाइम मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अभी तक रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है वो आपने अच्छे से तैयार कर लिया है, क्योंकि ये पार्ट अभी तक वाला पार्ट अगर आपका तैयार होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के जो एग्जांपल्स मैं डिस्कस करूंगा वो एप्लीकेशंस फिर आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि अब मैं रिएक्शंस वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा। रिएक्शंस के एग्जांपल हम लेंगे जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म से कंप्लीट होती हैं, तो वो एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहां तक का पार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 आपका पूरा तैयार है। क्लियर बात ये? क्योंकि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, पहला पॉइंट तो हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फिशन, दूसरा हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, थर्ड हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, याद करो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, फोर्थ हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स। हाँ, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, फोर्थ में टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट की जगह बाय मिस्टेक हेडिंग में मैंने टाइप्स ऑफ रिएजेंट लिख दिया था। थर्ड वाला टाइप ऑफ रिएजेंट था इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, और फोर्थ में हेडिंग में आप चेंज कर लेना, वो टाइप ऑफ रिएजेंट नहीं है, वो टाइप ऑफ इंटरमीडिएट है, और उसमें 5 टाइप्स मैंने आपको लिखवाई होंगी, कार्पेटैन, कार्बोनेट, एल्काइल फ्री रेडिकल, कार्बीन एंड नाइट्रीन, वो हमने कंप्लीट किया। फिर हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में पहली कैटेगरी मैंने आपको उसके बेसिक पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसकी एप्लीकेशन में हम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे,
वो रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है। क्लियर बात है?